हाँ जी बेटा। बेटा लास्ट क्लास में हमने बजट मेकिंग टॉपिक कंप्लीट कर था, राइट। अब आज ये चैप्टर हमें खत्म करना है और चैप्टर जो है बिल्कुल लास्ट बच चुका है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। हमने फिस्कल फंक्शन आपके साथ करे, हमने मार्केट फेलियर बताया, मार्केट फेलियर के 4 रीजन बताए, मोनोपोली पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स और इंफॉर्मेशन फेलियर। इन चारों प्रॉब्लम्स को कैसे गवर्नमेंट अपने इंटरवेंशन से ठीक करके मार्केट फेलियर को करेक्ट करती है, वो हमने देखा कि गवर्नमेंट मोनोपोली पावर को कैसे मिनिमाइज करती है, एक्सटर्नैलिटी को कैसे ठीक करती है, पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड का कैसे कॉन्सेप्ट था, और मैंने लास्ट आपको बताया कि इंफॉर्मेशन फेलियर वगैरह भी कैसे ठीक होता है। फिर लास्ट क्लास में मैंने बजट के बारे में बताया, बजट क्या होता है, बजट के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। फिर कंसोलिडेटेड में भी रेवेन्यू, कैपिटल दोनों नेचर बताए। फिर लास्ट क्लास हमने बैलेंस अनबैलेंस करा था, सरप्लस, डेफिसिट, डेफिसिट में भी सारी बातें, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू, एवरीथिंग। तो अभी तक हमने 3 यूनिट्स बेटा इसकी डन कर लिए और आप पब्लिक फाइनेंस में लास्ट चैप्टर बचा है विच इज फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस में लास्ट चैप्टर बचा है विच इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। अब आपने जो है फिस्कल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा 12th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बेटा जो है आज स्टार्ट करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फटाफट से आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 4 फिस्कल पॉलिसी। डालेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 फिस्कल पॉलिसी। और बहुत ही ध्यान से देखना, फिस्कल पॉलिसी। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा, फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, ध्यान से सुनना। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 पॉलिसीज अवेलेबल होती है। ये मैंने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, पर आपको याद होगा, देखते हैं बेटा। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा, आई रिपीट, मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक। और इसके अंदर उसके पास 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आपने बचपन में पढ़ा है बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सृजन, ओपन मार्केट, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में आती थी, याद है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है, या जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा। फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है, मतलब उसमें ना गवर्नमेंट सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की। और गवर्नमेंट जो है इसमें चेंज करती है अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में और अपनी गवर्नमेंट रिसीट्स में। रिसीट्स में मतलब मेजर जो आता है वो टैक्सेस आता है। तो बेटा फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें हम कंट्री के एडी और कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, कंट्री में स्टेबिलिटी लाते हैं बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के टैक्सेस के रिसीट। अब हम ये इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे सरकार खर्चे और रिसीट में चेंजेस करती है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती है, ठीक है। रिसेशन में क्या करेगी, एक्सपेंशन में क्या करेगी, सारी बात, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पहले डेफिनेशन क्या बोलिए, देखो पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिस्कल पॉलिसी कौन किसकी पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी। और इस पॉलिसी में वो मनी को कंट्रोल करते हैं, एडी को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाते हैं। किससे लाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीट। बस ये डेफिनेशन। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स
एक्सपेंडिचर की बात करें, गवर्नमेंट के टैक्सेशन या फिर गवर्नमेंट की बोरोइंग्स टू इन्फ्लुएंस किसके लिए बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, जल्दी आपका जल्दी बैठो बेटा, मेजर मेजर आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, आउटपुट, प्रोडक्शन, एडी, इन सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए, बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार अपने एक्सपेंडिचर और रिसीट में चेंजेस लाती है और इसे ही बोलते हैं क्या, फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। अब याद रखना कि ये जो फिस्कल पॉलिसी सरकार करती है, इस फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब सरकार ऐसा क्यों करती है। और बेटा इसके ऑब्जेक्टिव पता क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या आपको याद है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे फिस्कल फंक्शंस, याद है फिस्कल फंक्शंस क्या होते थे। फिस्कल फंक्शन कितने होते थे, 3 होते थे। पहला कौन सा फंक्शन था, अलोकेशन फंक्शन, की रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन हो। सेकंड फंक्शन क्या था, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इनइक्वालिटी क्या हो सके, कम से कम, है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, स्टेबलाइजेशन, कि भैया स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ऐसा ना रिसेशन चल रहा है तो रिसेशन ही चल रहा है, या एक्सपेंशन चल रहा है तो एक्सपेंशन ही चल रहा है। तो बेटा याद रखना फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वही जो हमने फिस्कल फंक्शन में पढ़ा था, तीनों वही है। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल फंक्शन, फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहला, नोट नहीं करना भाई, अभी नोट नहीं करना। पहला, अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बस ये एक अलग पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बेटा फिस्कल पॉलिसी का मेन काम होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अचीव और मेंटेन कर पाए। बाकी तीनों क्या है, ये तीनों फिस्कल फंक्शन है। आप देख लो क्या क्या है। पहला, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, बेटा कौन सा फंक्शन है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। सेकंड, एस्टिमेशन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कौन सा फंक्शन है, अलोकेशन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो डेवलपमेंट होगा। और लास्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, ये कौन सा फंक्शन है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिस्कल पॉलिसी करने के लिए सरकार के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो फिस्कल फंक्शन ही है। स्टेबिलिटी मेंटेन है प्राइस की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ताकि प्रॉपर एलोकेशन हो पाए, और तीसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का। इसके साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। पेपर में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहले बताओ मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कराओ। डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कितनी पॉलिसीज है, 2। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है बेटा, सेंट्रल बैंक बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपने 11 12 में पढ़े थे। दूसरी होती है मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर और रिसीट को चेंज करती है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके एग्रीगेट डिमांड, मनी सप्लाई, ग्रोथ, ऐसी चीजें। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव, 4। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, सबसे पहला टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर बाकी तीनों फंक्शन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन और प्राइस स्टेबिलिटी। अब इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक के बाद जो मेन मुद्दा है वो ये है बेटा। अब मैं पहले इसे तो बाद में रीड करूंगा, पहले मैं अपने एंड पे समझाऊंगा, और चारों पॉइंट इतने सिंपल है आपको ऑलरेडी आते हैं। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी में करेंगे कैसे, सरकार कैसे फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है। तो बेटा फिस्कल पॉलिसी में 4 टूल है। सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्सेस, तीसरा पब्लिक डेट, और चौथा गवर्नमेंट बजट। आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है, बस मुझे तरीका दिखाना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा। जेन्युइनली बता रहा हूं, अभी आपके सामने नोट्स बनाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा फिर हम रीड करेंगे। और ये जो नोट अभी मैं बना रहा हूं ना, ये ना मैं फोटो ग्रुप में भेजूंगा, और जब आप पूरे ये वाले नोट्स बना लो ना, उसके बाद ये समरी वाला भी बना लेना नीचे, तो आपको, हाँ ये लास्ट यूनिट चैप्टर खत्म है उसके बाद। सुनना भाई, बेटा मेन जो हेडिंग है वो क्या है, टॉपिक क्या था, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। आई रिपीट, आप चाहो तो पहले भी बना सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी बना सकते हो, पूरा नोट्स बनाने के बाद आपकी मर्जी है। बस पॉइंट है कि बना लेना, क्योंकि ना एमसीक्यू के लिए ना आपको ये ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। कितने टूल्स थे बेटा, 4। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा था, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। फिर आता है नंबर 2 विच इज व्हाट,
टैक्सेस। फिर आता है नंबर 3 पब्लिक डेट, जो सरकार उधार लेती है, बोरोइंग्स है। ये एक टाइप की क्या हो गई बेटा, बोरोइंग्स हो गई। अभी बस आपको एक ही चार्ट में सब समझा दूंगा। और लास्ट क्या था बेटा, गवर्नमेंट बजट। बेटा क्या आपको प्लीज गवर्नमेंट बजट के टाइप्स याद है? याद है लास्ट क्लास पढ़ाया था, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस में भी दो, सरप्लस और डेफिसिट, याद है ना? तो मतलब 3 टाइप हो गए, गुनगुन एक बैलेंस और एक सरप्लस और एक डेफिसिट। फिस्कल पॉलिसी के 4 टूल्स है बेटा। अब मैं एक एक टूल को समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, और कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एग्रीगेट डिमांड को बाय द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वो भी समझेंगे। जल्दी आइए मैम, जल्दी आइए, इतना लेट आते हो तुम यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो पापा की परी हो, पंख निकालो उड़ जाओ, ट्रैफिक में थोड़ी फंसना होता है। बेटा टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, और पॉइंट नंबर 1 क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनना, पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं सिद्धार्थ भाई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है ना बेटा, वो याद रखिएगा आप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा कौन सा होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। सर क्यों सर, हमने तो रेवेन्यू भी पढ़ा था। बेटा ये ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, पहले बता रहा हूँ आपको, ऐसा लास्ट क्लास बता रहा एक्सपेंडिचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, होता है कैपिटल। रेवेन्यू होते हैं विच आई नाइदर क्रिएट एसेट नॉर क्रिएट लायबिलिटी, कैपिटल होता है विच आइदर क्रिएट एसेट और क्रिएट लायबिलिटी। तो ये कौन से वाले की बात कर रहा है, कैपिटल। ये कौन से वाले की बात कर रहा है, कैपिटल। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल वाले होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, अगर सरकार ने रोड बनाया, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। सरकार ने मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया, एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट होगी। कोई ब्रिजेस, डैम्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब बना रहे हैं, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट होगा, यस और नो? यस। तो पहली दिमाग में बात रखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। क्या जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब इसके अंदर मैं आपको बस जल्दी से 2 बातें बता देता हूं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपको 2 बातें याद रखनी है बेटा। सारी चीजें अभी मैं बुक रीड करवा दूंगा, नोट्स से, नोट्स मैंने बना दिया ऑलरेडी, बस मैं आपको अपने लेवल पे समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दुरान गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 2 बातें। पहला केस, केस नंबर 1, अगर आप हो इन रिसेशन, अगर बेटा अभी इकोनॉमी किसमें है, और दूसरा अगर आपकी इकोनॉमी किसमें, इन एक्सपेंशन। अब दोनों केस देखो फटाफट, 1 मिनट में समझ आएगा। रिसेशन के केस में, इकोनॉमी में, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिसेशन में कोड स्पीड डिक्रीज करता है, याद है आपको? तो जब भी रिसेशन होगा तो रिसेशन के सिनारियों में हमें एक चीज ऑलरेडी पता है, और वो ये है कि भैया पूरा का पूरा कोड स्पीड डिक्रीज करेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम, आपका जो इनकम है वो क्या होगी, और जब इनकम ही नहीं है तो डिमांड भी क्या होगी, कम। बहुत बढ़िया सर, पूरा का पूरा कोड एसपी विल डिक्रीज, बिल्कुल। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बेटा एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, कम, इनकम भी क्या जनरेट होगी, कम, और इनकम कम है तो डिमांड भी क्या होगा, कम। अब ऐसे टाइम पे आप मुझे बता दो, अगर रिसेशन में सब कुछ कम है तो बेटा सरकार उस साल अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी, बढ़ाएगी। भाई अगर उसे इस सिचुएशन को ठीक करना है रिसेशन में, तो पहला पॉइंट, इन रिसेशन आपको याद रखना है कि बेटा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होंगे, इंक्रीज। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी, एज अ रिजल्ट लोगों की इंप्लॉयमेंट, लोगों की इनकम, और बेटा जब इनकम बढ़ेगी मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो टोटलिटी में एडी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो पहला पॉइंट, सृष्टि, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर रिसेशन आया तो उस केस में सरकार एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। ये बात समझ आ रही? केस नंबर 2, एक्सपेंशन के सिनारियो में ये सब उल्टा हो रहा है, मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी में ऑलरेडी
बेटा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ज्यादा है, पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट एक्सपेंशन है, फुल इंप्लॉयमेंट होता है, प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम लेवल, है ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इनकम भी क्या है, बहुत। और बेटा ऐसे में अगर प्रसन्न सरकार ने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया तो बेटा इकोनॉमी में तो ओवर इन्फ्लेशन हो जाएगी। अगर ऐसे में सबके पास काम है, सब पैसा कमा रहे हैं और सरकार ने और खर्चा कर दिया और काम दे दिया और पैसा दे दिया तो लोग तो ओवर इन्फ्लेशन करने लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में सरकार जानबूझ के अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या करता है, कम करता है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा, कम, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम, इनकम क्या हो जाएगी, कम, और ऑटोमेटिकली डिमांड थोड़ा क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आके रिड्यूस हो जाएगा। बस समझ आया, समझ आया। अभी बेटा टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2 है अभी यहाँ पर, ठीक है, एक्सपेंडिचर समझ आया बेटा। ऐसे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं ला रहा, एक्सपेंशन आ रहा है तो वो ओवर ना चले जाए तो जानबूझ के गवर्नमेंट बजट कम कर रहा है एक्सपेंडिचर, अगर रिसेशन आ रहा है तो ज्यादा डिप्रेशन में ना कन्वर्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। बेटा ये फिस्कल पॉलिसी का पहला टूल, यहां तक समझ आया। बस ऐसे याद करने फटाफट, नोट्स तो बने हुए हैं, ढंग से देखेंगे, बट पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत। 110%। कितने टूल्स है बेटा फिस्कल पॉलिसी के, 4। सबसे पहला कौन था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेटिंग होते हैं, रिसेशन में वो बढ़ाएंगे और एक्सपेंशन में वो कम करेंगे। अच्छा, सेकंड टूल क्या था फिस्कल पॉलिसी का, टैक्सेस। अब टैक्सेस का नेचर होता है रिसीट का, सरकार के लिए तो पैसा आ रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, टैक्सेस जो है ना वो पब्लिक के लिए एक बर्डन है, क्या है, एक उनके लिए तो बर्डन है ना फाइनेंशियल भाई, अगर आप टैक्सेस लगाओगे तो उन्हें तो पे करना पड़ रहा है, उनकी तो आफत आएगी, आपको तो मजे आएंगे। तो टैक्सेस के उसमें हम जरा देखते क्या होता है, देखना भाई, टैक्सेस की बात करो। पहली बात, टैक्सेस में ये क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल बर्डन फॉर दी पब्लिक, ये क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन फॉर दी, बट ऑन दी अदर हैंड बेटा गवर्नमेंट के लिए तो क्या है, मजे है, रिसीट है गवर्नमेंट की तो, और वो भी रेवेन्यू वाली, खाली पॉकेट वाली। अब जरा देखते हैं टैक्सेस के केस में क्या होगा, पर पब्लिक के बिहाफ पे देखना, पब्लिक के लिए क्या है, बर्डन है। अब फिर से मैं टैक्सेस में 2 केस बनाता हूं, केस 1, केस 2। पहला केस क्या है, इन रिसेशन, और दूसरा केस क्या है, इन एक्सपेंशन। बस एक बार आपको ये समझ आ गया तो बेटा फटाफट हम देखेंगे, बेटा सारे पॉइंट्स रीड करने पे। तो प्रियंका जी, रिसेशन के केस में आपको पता है ऑलरेडी इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है, कम मार्केट में। तो बेटा अगर आपने ऐसे सिचुएशन में, सरकार ने, मतलब पब्लिक ऑलरेडी परेशान है, तो आप फाइनेंशियल बर्डन पब्लिक पे ज्यादा लगाओगे, कम लगाओगे, कम लगाओ। भाई ऑलरेडी पब्लिक के पास पैसा नहीं है खर्च करने को, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं है, ऐसे में आप फाइनेंशियल बर्डन और लगा दोगे तो आप तो रिसेशन से डिप्रेशन में जाओगे। तो इन रिसेशन सरकार सेकंड टूल क्या यूज करती है, टैक्स। रिसेशन में सरकार जान के पब्लिक से टैक्सेस क्या लेती है बेटा, कम, ज्यादा की बेटा कम, टैक्सेस क्या लेगी, कम। जब टैक्सेस कम लेगी तो याद करो, टैक्सेस कम देंगे तो लोगों की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पहले भाई 100 रुपए थे, 30 टैक्स देना था, 70 बचता था, अब 100 में से 10 टैक्स देना, 90 बच रहा है। तो अगर टैक्सेस कम करें इनकम बढ़ जाएगी, एज अ रिजल्ट लोग डिमांड क्या करेंगे, और अपने आप रिसेशन जो है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंशन पे। बात समझ आ गई, स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। दूसरी चीज, अगर एक्सपेंशन है, लोगों के पास और दबा के पैसा है, तो भैया उन पे बर्डन लगाइए ना, क्योंकि अगर आपने टैक्स का बर्डन नहीं लगाया तो वो ज्यादा इनकम कमा रहे, ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड, उससे इन्फ्लेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको उनकी इनकम को कंट्रोल करना है, तो एक्सपेंशन के केस में सरकार टैक्सेस क्या लगाती है, टू कंट्रोल, बेटा ये टैक्सेस दोनों, हाँ दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, टू कंट्रोल हायर इनकम ऑफ रिच क्लास। पहले बताओ समझ आया, बस यही है भाई फिस्कल पॉलिसी, यही है। पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसेशन में एक्सपेंडिचर ज्यादा करो और एक्सपेंशन में एक्सपेंडिचर कम। सेकंड टूल क्या था, टैक्सेस,
भैया जब रिसेशन आ रहा है तो ऑलरेडी बेकार है, बर्डन मत लगाओ, टैक्सेस क्या कर दो कम। जब एक्सपेंशन फेज चल रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो बर्डन क्या लगाओ ज्यादा। थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड पॉइंट था पब्लिक बोरोइंग। बेटा थर्ड पॉइंट क्या था? पब्लिक डेट। ये नेचर में कैसी होती है पब्लिक से? बेटा आपको मैंने बताया था, याद है? अभी बताया था कैपिटल रिसीट, लास्ट क्लास पढ़ाया था। कैपिटल रिसीट याद है? कैपिटल रिसीट, आर्यन कैपिटल रिसीट कितनी होती है बेटा, बता जल्दी से, कितनी थी? 2, टक्कर मार दी भाई। आ जाओ पीछे, निकाल लो, शर्म तो आनी नहीं होगी, निकल। हेमा कैपिटल रिसीट, सृष्टि कैपिटल रिसीट, हाँ वो तो देख लिया आपने, हाँ देख लिया वो तो। 3 थी बेटा, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। बोरोइंग में लिखवाया था बोरोइंग, बोरोइंग कितने ना, वो तो होगा, बोरोइंग कितने लोगों से कर सकते हो आप? पब्लिक से, सेंट्रल बैंक से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब सरकार पब्लिक से पैसा लेती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल, क्या इशू करती है? बॉन्ड एंड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा? जब सरकार पब्लिक से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है तो वो बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड मतलब एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने, गवर्नमेंट ने लिखा होता है इस बंदे से हमने 1 करोड़ रुपए लिए हैं, 10 साल बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। 10 साल होंगे, आप वो बॉन्ड लेकर जाइए, बॉन्ड दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ट्रेजरी बिल जो होता है बेटा, ऑन दी अदर हैंड, ट्रेजरी बिल होता है जब सरकार पब्लिक से पैसा लेती है फॉर शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, अब वो तब ट्रेजरी बिल इशू होता है। अब सुनना पॉइंट क्या है, पब्लिक डेट जो है, ध्यान से बेटा, पब्लिक डेट से ना जो मनी सप्लाई होती है पब्लिक की, जो पब्लिक के पास मनी होता है बेटा, वो कम होता है। अगर सरकार पब्लिक बोरोइंग ज्यादा लेगी तो बेटा सरकार उनसे पैसा ले रही है, तो उस केस में लोगों के पास जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? कम, और वो खर्च क्या कर पाएंगे? कम। लेकिन अगर सरकार कह रही भाई मुझे बोरिंग लेनी नहीं है पब्लिक से, पब्लिक डेट नहीं ले रही, तो आपसे किसने बोरिंग लेनी? तो सारा का सारा पैसा किसके पास है? आपके पास। आप खर्चा क्या करोगे? ज्यादा। तो अब अगेन नेचर समझने के बाद हम 2 केस बनाते हैं, फिर से हम 2 केस बनाएंगे बेटा। 2 केस, नंबर 1 पहला, दूसरा, बहुत सिंपल। पहला, सॉरी बेटा बोलो तो, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल आते हैं बेटा। अब आप ना थोड़ा स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं हो, बट जैसे आप जब स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड होगे ना, तो ना हर कुछ सालों में ना सरकार को जब भी रिक्वायर्ड होता है, सरकार बॉन्ड इशू करती है। तो जैसे ही मैं ऐप खोलता हूं ना ग्रो, इतना बड़ा सा बैनर आ जाता है कि इन्वेस्ट इन पब्लिक बॉन्ड्स, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो मैंने कहा अच्छा 10% मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फिक्स है, कोई कोई लॉस भी नहीं है। जैसे स्टॉक में पैसे लगाऊंगा तो फ्लक्चुएशन है ना, इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 9-10 मिल जाता है। अगर आप 8-10 ईयर्स का टेन्योर लोगे तो 10% पर एनम मिलेगा, मतलब 8 साल बाद आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मुझे ऐसा होर्डिंग दिखा कि भाई फिक्स पैसा मिलेगा 10% रेट के साथ, तो बेटा मैं क्या इस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा? करूंगा। समझ रहे क्या? बॉन्ड ट्रेजरी इशू होते रहते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी। अब देखो रिसेशन में क्या होगा बेटा, रिसेशन में लोगों के पास पैसा ज्यादा है या कम? कम है। अब अगर ऐसे में आप उनसे और बोरोइंग कर लोगे, तो आप तो उनकी जेब में पैसा और कम कर रहे हो, तो क्या वो डिमांड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो रिसेशन के केस में बेटा गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट याद रखना, पब्लिक डेट लेगी या ज्यादा लेगी, कम लेगी? कम लेगी या लेगी नहीं? पब्लिक डेट नहीं लेगी। एज अ रिजल्ट जो मनी विद पब्लिक है, मनी विद पब्लिक क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा। बोरो नहीं करा, आपके पास 100 रुपए थे, अब मैंने बोरोइंग का कोई लालच ही नहीं है, मैंने कहा भाई मुझको बॉन्ड ही परचेज नहीं करनी, मैं दूंगा ही नहीं आपको इंटरेस्ट, अपना पैसा अपने पास रखो, तो आपके पास 100 रुपए पूरे जेब में रहे, और उस 100 रुपए से आप फिर क्या करोगे? कंजम्पशन करोगे ना, तो मनी सप्लाई, मनी विद पब्लिक बढ़ेगा, और उस पैसे से लोग क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे, तो अपने आप रिसेशन को आप ओवरकम कर लोगे। और जब आपके फेज एक्सपेंशन चल रहा है, मतलब लोगों के पास दवा के पैसा है, अब आपने ऐसे में कुछ नहीं करा, तो लोग तो डिमांड पे डिमांड करते रहेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा।
तो इस केस में गवर्नमेंट बेटा पब्लिक बोरोइंग क्या करती है सर, कैसे करेगी? लोगों को लालच देगी, क्योंकि बॉन्ड पे इंटरेस्ट हो गया 12%, लगा दो पैसा। तो ज्यादातर लोग पब्लिक बोरिंग में पैसा दे देंगे, और इसमें देंगे तो मनी विद पब्लिक क्या हो जाएगा बेटा? मनी विद पब्लिक हो जाएगा कम। एज अ रिजल्ट लोग डिमांड क्या करवाएंगे? क्योंकि लोगों के पास तो पैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बॉन्ड खरीद लिए। तो ये है थर्ड टूल विच इज पब्लिक डेट या पब्लिक बोरिंग। समझ आया? 4 टूल बताए, एक बार रिपीट करा रहा हूँ बेटा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब बताया मैंने। डिमांड को कंट्रोल करने की कितनी पॉलिसी होती है? 2, मॉनेटरी और फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? सेंट्रल बैंक बाय द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? गवर्नमेंट बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट। फिस्कल पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबलाइजेशन, रीअलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिस्कल पॉलिसी के 4 टूल। सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या था? टैक्सेस, और थर्ड क्या था? पब्लिक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर रिसेशन आ रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा करिए, डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम करिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। टैक्सेस के केस में टैक्सेस बर्डन है, तो अगर रिसेशन है तो बर्डन कम लगाओ, टैक्सेस कम लगाओ। अगर एक्सपेंशन है तो बर्डन ज्यादा, टैक्सेस ज्यादा। थर्ड है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग से आप लोगों के पैसे ले लेते हो टेक्निकली, ठीक है। अब अगर रिसेशन चल रहा है, ऑलरेडी बेकार है हालत, तो आप पैसे क्यों ले रहे हो? पब्लिक डेट क्या करो? कम, पब्लिक से पैसा मत लो। ऑन दी अदर हैंड अगर एक्सपेंशन चल रहा है, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पब्लिक बोरोइंग क्या करो? ज्यादा, ताकि एक्सपेंशन भी कंट्रोल हो जाए। समझ आया बेटा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो था गवर्नमेंट बजट। जो चौथा टूल था वो क्या था बेटा? गवर्नमेंट बजट। अब ये मैंने लास्ट क्लास ही आपको पढ़ाया है। आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो लास्ट क्लास, और आपको थोड़ी बहुत बातें याद हो। अब गवर्नमेंट बजट में ध्यान से सुनना बेटा। गवर्नमेंट बजट आपको पता है ना कितने टाइप का था? मेजर पूरे फुल फ्लेज गवर्नमेंट बजट था 3 टाइप का। कितने टाइप का बेटा? सर कौन कौन से? सुनना, एक होता है बैलेंस्ड बजट। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बैलेंस्ड बजट। फिर अनबैलेंस में 2 टाइप, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट, या फेवरेबल अनफेवरेबल भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान से बेटा, बैलेंस्ड बजट वो बजट होता था जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग फॉरेन, वो डीम्ड है, वो आएगा, ठीक है। सरप्लस में टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रिसीट, और डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन, है ना? ये लास्ट क्लास पढ़ाया था। और टोटल रिसीट में हर जगह क्या होगा? एक्सक्लूडिंग। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को रिजॉइन करो जल्दी से, एक मिनट। अच्छा सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब यहाँ पे बेटा फिस्कल पॉलिसी का चौथा कॉम्पोनेंट गवर्नमेंट बजट, 3 टाइप का, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। बैलेंस होता है जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रिसीट, या फिर मैं ऐसे बोलूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसकी जगह? एक्सपेंडिचर मतलब क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रिसीट मतलब मेजोरिटी में टैक्सेस। तो बैलेंस बजट मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे और मेजोरिटी गवर्नमेंट टैक्सेस। ऑल्दो बेटा आपको पता है टैक्सेस के अलावा कैपिटल रिसीट्स भी होती है, बट मैंने इसको एक ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया, ऐसा बैलेंस में होता होगा। अच्छा, अनबैलेंस में, सरप्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है बेटा? लेस देन टैक्सेस की रिसीट। और डेफिसिट में क्या हो रहा है? आप खर्चा क्या कर रहे हो? ज्यादा,
और टैक्सेस से रिसीट क्या रहा है, कम। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो होते हैं इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं इंजेक्शंस। याद है आपको इंजेक्शन, लीकेजेस। जब भी आप पब्लिक को, हाउस होल्ड फर्म्स को पैसा देते थे तो वो इंजेक्ट होता था, और कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे पब्लिक या फर्म हाउस होल्ड से पैसा वापस लिया जा रहा है वो लीकेज होता था, है ना। तो जब सरकार खर्चा करेगी तो वो ऐसा पब्लिक के पास जाएगा, यानी इकोनॉमी के लिए क्या है वो इंजेक्शन, इकोनॉमी के लिए क्या है वो। और जब आप टैक्सेस चार्ज करोगे तो आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, यानी इकोनॉमी के लिए टैक्सेस आर लीकेजेस। तो मैं बोलूं बैलेंसेस में लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं, इक्वल। और यहां पे इंजेक्शंस क्या होते हैं, लेस देन लीकेज। और डेफिसिट में बेटा सरकार इंजेक्शंस क्या कर देती है, ज्यादा, और लीकेजेस क्या होती है, कम। अब इसका इंपैक्ट देख लो बेटा, अगर सरकार ने बैलेंस्ड बजट बनाया है इस साल, यानी खर्चे और रिसीट ज्यादा इक्वल है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस इक्वल है, मतलब जितना इंजेक्ट करा उतना नहीं करा, तो क्या नेट में कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पे नो इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। ये बात समझ आ रही है। अगर सरप्लस बजट है, सरप्लस बजट यानी खर्चा ज्यादा कर दिया और रिसीट आई है, रिसीट कम करी है, मतलब सरकार ने खर्चा करो दबा के और लोगों से टैक्सेस ही नहीं लिए, यानी इंजेक्शन ज्यादा है, लीकेजेस कम है। बेटा इसका मतलब यहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ओ सॉरी, खर्चा करा है कम और रिसीट आई है ज्यादा, इसका मतलब सरकार ने खर्चा करा ही नहीं है और दबा दबा के टैक्सेस और ले रहे हैं, मतलब इंजेक्शन है कम और लीकेजेस है। बेटा इस सिनारियो में इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम, क्योंकि भैया आपने खर्चा तो करा नहीं है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं, और जो पैसा था वो टैक्सेस की फॉर्म में और ले लिया, तो यानी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम। और बेटा सरप्लस बजट पता है कब बनता है, जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन फेज चल रहा होता है। कौन सा फेज चल रहा होता है, तो ये जो है ना, ये करेक्ट करता है एक्सपेंशन फेज को। क्या करता है, करेक्ट करता है एक्सपेंशन फेज को। आपको याद है मैंने ये भी बताया था, एक्सपेंशन के केस में सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी बजट बनाती है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्शनरी बजट है। फर्स्ट चैप्टर बताया था स्टेबलाइजेशन में, याद है। एक्सपेंशन के केस में सरकार बजट कैसे बनाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, जिसमें खर्चा कम होता है, देख लो खर्चा कम हो रहा है, तो ये एडी को कम कर देगा और इससे करेक्ट हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन फेज। मतलब याद रखना एक्सपेंशन के फेज में सरकार जानबूझ के सरप्लस बजट बनाएगी और इसे कॉन्ट्रैक्शनरी बजट बोलते हैं, जहां पे वो खर्चे को रोक रही है, ठीक है। और थर्ड बेटा डेफिसिट बजट, खर्चा हो रहा है ज्यादा, पैसा ले रहे कम, मतलब बेटा इकोनॉमी में इंजेक्शन कर रहे दबा के और लीकेजेस नहीं कर रहे, तो डेट में पैसा दिए जा रहे ले नहीं रहे, तो बेटा ऐसे केस में लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा और डिमांड क्या हो जाएगी। तो ये डेफिसिट बजट कब बनाएंगे, टू करेक्ट रिसेशन वाला फेज, बेटा वाला बजट बनता है टू करेक्ट, तभी याद करो रिसेशन में बताया था एक्सपेंशनरी बजट बनता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, रिसेशन में कैसा बजट बनता है, एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी मतलब जहां पे आप खर्चा क्या कर रहे हो ज्यादा, डेफिसिट बजट की बात कर रहे हो। तो क्या ये वाले पॉइंट भी आपको समझ में, तो आपको बस 4 पॉइंट याद रखने, पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसेशन में खर्चा ज्यादा, एक्सपेंशन में खर्चा कम। सेकंड टैक्सेस जो बर्डन है पब्लिक पे, रिसेशन के केस में बर्डन कम करो और एक्सपेंशन के केस में बर्डन ज्यादा। थर्ड आता है बेटा पब्लिक बोरोइंग, रिसेशन चल रहा है तो बेटा पब्लिक बोरोइंग क्या करो, कम, ताकि लोगों के पास पैसा रहे और लोग डिमांड करें। एक्सपेंशन में पब्लिक बोरोइंग क्या करो, ज्यादा, ताकि आप उनसे पैसा ले लो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। फिर लास्ट गवर्नमेंट बजट, 3 केस है, गवर्नमेंट बजट या तो बैलेंस बनेगा या फिर सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस को कॉन्ट्रैक्शनरी बजट बोलते हैं और उसको एक्सपेंशनरी बजट बोलते हैं। बैलेंस बजट के केस में मतलब जितना इंजेक्शन है उतना ही लीकेज है, एक्सपेंडिचर रिसीट्स आर सेम, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं डिमांड पे। अगर स्टेबिलिटी है तो आप ये बना के चलो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर सरप्लस बजट बनाया तो खर्चा कम करो, रिसीट ज्यादा आ रही है, इसकी वजह से इंजेक्शन कम है और लीकेजेस क्या है,
तो लोगों के पास से पैसा कम हो जाएगा और डिमांड विल फॉल। और ये कब करते हैं? जब क्या हो रहा होता है? एक्सपेंशन। और वाइसा वर्सा कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आपको ये डेफिसिट बजट बनाना है। तो क्या? हाँ जी, हाँ, सरप्लस का एक और नाम मैं लिख देता हूं बेटा। सरप्लस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी बजट। सरप्लस बजट को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शनरी बजट, क्योंकि आप इसमें खर्चा रोक के चल रहे हो। और डेफिसिट को बोलते हैं एक्सपेंशनरी बजट, क्योंकि आप यहां पे खर्चा दबा के कर रहे हो। ये चीज ना अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने पढ़ाई थी आपको। अगर आप चैप्टर नंबर 1 पे आना, स्टेबलाइजेशन फंक्शन निकालना जरा। चैप्टर नंबर 1 स्टेबलाइजेशन फंक्शन, बेटा ये दिख गया आपको? गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन में भी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में देखो ये रहा, यही ऊपर बताया जो अभी बताया। एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाती है किसके केस में? रिसेशन के केस में। एक्सपेंशनरी मतलब डेफिसिट बजट। कैसा बजट? और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है इन्फ्लेशन सरप्लस बजट। इन्फ्लेशन के केस मतलब खर्चा क्या करती है? कम करती है, रिसीट ज्यादा लेती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो ये स्टेबलाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ा था। चलो पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? बेटा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लास्ट के 1-2 टॉपिक ही छूटे हैं बस। ये रहा पूरा चार्ट। देखो पूरा चैप्टर मैंने 4 चार्ट में समराइज कर दिया। 1-2 टॉपिक इसमें बचे हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले मेन तो यही है। पहले बताओ इतना समझ आया? अब ये पूरी फोटो ना मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, तो जब आप ये पूरे नोट्स नोट कर लो, और अगर आप चाहो कि समरी में भी करना है तो आप समरी में वहां से कर सकते हो। ये वाला पीडीएफ आएगा नहीं यार, तुम्हारी फाइल खुल नहीं पाएगी, ऐसा बन जाएगा कट कट के। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ तो मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, ये लिखा वाला। और अगर आपको बनाना है तो मैं फोटो खींच दूंगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, सुनो सुनो। अब मैं स्टार्ट करूँ लिखना, पढ़ाना, रीड करवाना। सेम जो पढ़ा है बेटा वही है और कुछ भी नहीं है। बस पहला क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में पहला क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले देखो मीनिंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होते थे। और इसमें क्या आता है बेटा? करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट। मतलब सरकार कैसे कैसे खर्चा करती है। करंट एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू वाले। कौन से वाले? जो फालतू के होते हैं, डे टू डे डेवलपमेंट नहीं करते। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ये तो आपको पता ही है, जो आइदर क्रिएट एसेट और क्रिएट लायबिलिटी वाले। और ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है बेटा? ये ना थोड़ा सब्सिडीज फॉर्म होती है और ये इसी का पार्ट होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है आपको पता है ना? नेशनल इनकम में बताया है, फैक्टर ट्रांसफर, स्कॉलरशिप और सब्सिडीज ये सब। अब दो केस है भाई, बड़े सिंपल। पहला रिसेशन में, दूसरा इन्फ्लेशन में। अब रिसेशन में देखो ऑलरेडी है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रखा है? कम। ऐसे केस में बेटा आप एक्सपेंडिचर क्या करोगे? ज्यादा। तो इट में इनिशिएट फ्रेश वेव ऑफ पब्लिक वर्क, दैट्स व्हाई एडी क्या होगा? मतलब वो रोड, रेलवे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे, ताकि एडी क्या हो जाए? इंक्रीज। ऑन दी अदर हैंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब ऑलरेडी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा। तो बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम। तो टू डिक्रीज इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स, ताकि रिड्यूस हो इनकम, ताकि एडी क्या हो जाए? कम। ये ऑलरेडी आपको चार्ट में बता दिया था। अब एक छोटा सा नया पार्ट है बेटा। सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है ना, वो 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है पंप प्राइसिंग और एक होता है कंपनसेटरी स्पेंडिंग। बहुत सिंपल है, नाम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत सिंपल। बेटा पंप प्राइसिंग होता है जब सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वन टाइम बहुत ह्यूज लेवल पे इंजेक्शन डाल देती है। वन टाइम वर्ड क्या यूज करा मैंने? वन टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार को लग रहा है यार है ना, रिसेशन बहुत बढ़ रहा है, रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है, अब इसको रिकवर करवाना है, तो गवर्नमेंट को खर्चा क्या करना है? ज्यादा। अब खर्चे 2 टाइप से ज्यादा हो सकते हैं। अगर सरकार ने एक मोटा अमाउंट एक ही बार इकट्ठे इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पंप प्राइसिंग। क्या बोलते हैं उसे? दूसरा खर्चा करने का तरीका, सरकार ने क्या करा? थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट करे और बहुत बैलेंस वे में थोड़ा पैसा डाला, थोड़ा रिजल्ट आने दिया, फिर थोड़ा पैसा डाला, फिर रिजल्ट आने दिया, फिर थोड़ा पैसा डाला। मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ना, बस जितना कंपनसेट करने के लिए एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है उतना कंपनसेट करके पीछे हो रहा है। वन टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा।
तो अगर वन टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके इंजेक्ट कर दिया, वो क्या है? पंप प्राइसिंग। और सिर्फ कंपनसेटरी अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा है एक्सपेंडिचर, तो वो क्या है? कंपनसेटरी स्पेंडिंग। हाँ बिल्कुल बेटा, कोविड के टाइम पे पंप प्राइसिंग ही हुआ था, क्योंकि ना इस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ही गंदा नीचे घुस रहा होता है, तो उसको ना उठाने के लिए ना अगर आप कंपनसेटरी थोड़ा थोड़ा डालोगे तो वो रिकवरी नहीं कर पाएगी कभी। उसके लिए आपको बहुत ह्यूज लेवल पे पंप प्राइसिंग देना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा बहुत, एक ही बारी में बहुत ज्यादा पैसा, तब वो थोड़ा उठना स्टार्ट होगी। अगर आप धीरे धीरे पैसा डालोगे तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे। थैंक यू। अब देखो पंप प्राइसिंग, बेटा याद रखना प्लीज, आपको ना डेफिनेशन ऐसे आ जाएगी, इन्वॉल्व वन शॉट इंजेक्शन, मैंने बताया था एक बारी में पूरा इंजेक्ट कर देते, वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी में? डिप्रेस्ड इकोनॉमी। विद द एम, एम क्या होता है? बूस्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड इंकरेजिंग लार्ज प्राइवेट इन्वेस्ट। तो जब एक लोग देखेंगे कि यार सरकार भी बहुत एफर्ट कर रही है, पंप प्राइसिंग करके इकोनॉमी को उठा रही है, तो वो भी इंकरेज होंगे, उनका कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। वाइडली यूज्ड बाय गवर्नमेंट इन पोस्ट वॉर एरा टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। जब वॉर खत्म होती है ना, जनरली ऐसे टाइम पे पंप प्राइसिंग का यूज होता है, क्योंकि पोस्ट वॉर एरा जो होता है, वॉर के बाद का जो टाइम होता है, वो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है, उसमें इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो आपको इकोनॉमी को वापस से रिकवर करवाने के लिए पंप प्राइसिंग जनरली की जाती है। ऑन दी अदर हैंड कंपनसेटरी क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डेलिबरेटली कैरिड आउट विद द ऑब्वियस इंटेंशन टू कंपनसेट फॉर द डेफिशिएंसीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चाहिए 100 करोड़, अब प्राइवेट प्लेयर्स ने 90 करोड़ डाल दिया, तो गवर्नमेंट आएगी, कितना बचा? 10 करोड़ डाल के पीछे हो गई, फिर थोड़ा वेट करा बैलेंस कर दिया, अब आगे जाके फिर 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट सेक्टर ने 45 डाल दिया, बचा कितना? 5। तो कह रहे भाई मैं इकट्ठे मैं नहीं डाल रहा पूरा 50, पहले प्राइवेट को डालने दो पूरा, प्राइवेट ने जितना डाल दिया, जो बचेगा अमाउंट उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं छोटा अमाउंट डाल दूंगा। इसे बोलते हैं कंपनसेटरी स्पेंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी। तो पंप प्राइसिंग में वो प्राइवेट को नहीं देखता, वो अपने लेवल पे सीधा पूरा पैसा वन शॉट इंजेक्ट कर देता है, फिर प्राइवेट उसको देख के और इंकरेज होता है और इन्वेस्टमेंट करता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट पहले प्राइवेट को डालने देता है, पैसा इंजेक्ट करने देता है, प्राइवेट ने जितना इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद जो बैलेंस बचा वो गवर्नमेंट इनिशिएट लेता है कि वो मैं करूँ। समझ आएगा? चलो जी आगे बढ़ते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? टैक्सेस। सेकंड पॉइंट क्या है मैम? सॉरी, प्राइवेट। मैम जब कोविड आया, कोविड में आने के बाद, कोविड का स्टेज 1 खत्म हुआ, तो क्या प्राइवेट प्लेयर थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे कि यार अब फेज 1 खत्म हो गया, धीरे अनलॉक स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर ने भी थोड़ा थोड़ा इंकरेज करा होगा ना, फैक्ट्रीज ओपन करी होगी, लोगों को बुलाया चलो वापस काम पे आ जाओ, फेज खुल गया। तो जब ये फेज आता है ना, तो प्राइवेट भी थोड़ा इंकरेज होता है। उस टाइम पे अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो पंप प्राइस करके और इंकरेज करे या कंपनसेटरी स्पेंडिंग करे। बट प्राइवेट देखो, इकोनॉमी में दोनों प्लेयर है, प्राइवेट भी इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी। जब प्राइवेट इन्वेस्ट करने से बिल्कुल ही मना कर रहा है, तब गवर्नमेंट कौन सा मेथड यूज करेगी? पंप प्राइसिंग, कि भैया मैंने 100 करोड़ इकट्ठे डाल दिए। अब वो देखेगा अच्छा गवर्नमेंट ने सारी फैक्ट्रियां खोल दी है, गवर्नमेंट भी इंकरेज करेगी प्रोडक्शन, तो एक काम करते हैं हम भी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। और अगर प्राइवेट इंकरेज हो रहा है धीरे धीरे, खुद ही थोड़ा थोड़ा वो कर रहा है, तो उसके लिए वो कंपनसेटरी थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट कर देगी। ठीक है, स्टेबिलिटी तो भाई ऑब्वियसली अकेले गवर्नमेंट सारी प्रोडक्शन नहीं कर सकती ना, मिक्स ही रखना पड़ेगा। चलिए जी, पहला टूल खत्म, नेक्स्ट टूल क्या था? टैक्सेस। तो अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं अपन। सेकंड टैक्सेस, बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ नया नहीं है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ change in government revenue or rate of taxes aim at encouraging or restricting private expenditure on consumption and investment। तो टैक्सेस क्या है भैया? टैक्सेस से वो चेंज करता है, दोनों काम कर सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टर को इंकरेज भी कर सकता है, इंकरेज कैसे? टैक्सेस को कम करके, और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कैसे? टैक्सेस को बढ़ा के। वो डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा, रिसेशन के टाइम ऑलरेडी डिमांड क्या है? अब ऐसे में टैक्सेस बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों क्या करता है? कम। सारे टैक्सेस कम होंगे, इनकम टैक्स कम होके जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, जिससे डिमांड क्या होगी?
ज्यादा। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कम करेगा, कंपनीज के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ताकि वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट क्या कर पाए। अगर टैक्सेस कम देने पड़ेंगे तो आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा ना, तो आप ज्यादा डिमांड और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन्फ्लेशन वाले फेज में हो तो ऑलरेडी डिमांड क्या है, ज्यादा। अब ऐसे में टैक्सेस क्या करो, बढ़ा दो, ताकि आप लोगों से पैसा ले लो और लोगों के पास पैसा कंट्रोल्ड वे में रहे। तो इसमें न्यू टैक्सेस और टैक्स क्या कर देते हो आप, ताकि डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाए और डिमांड क्या हो। लेकिन एक नोट याद रखना बेटा, आपको टैक्स बढ़ाना है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर हमने एक लिमिट से ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया तो क्या जो प्लेयर है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज नहीं होंगे और वो इंडिया छोड़ के जा सकते हैं, है ना, टैक्स वाली कंट्रीज में चले जाएंगे ना, टैक्सेस नहीं लेते। तो याद ही रखना है, एक्सेस टैक्स जो है may act as a disincentive for new investments. Thus, government has to be caution about increased tax. तो ऐसा नहीं है टैक्स बढ़ाना कितना भी बढ़ा दो, एक लिमिट तक बढ़ाना, क्योंकि भाई जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ना डिसेंटिव ले लेंगे कि यार यहाँ इतनी मेहनत करो, इतना टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, एक काम करेंगे हम यहाँ रहेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, टैक्सेस को आप चेंज तो कर सकती है सरकार, लेकिन ये वाला फैक्टर ध्यान रखते हुए। क्लियर है, ये सारा ऊपर समरी नोट्स में हमने बता दिया था। रिसेशन में टैक्सेस कम करेंगे और एक्सपेंशन में टैक्सेस बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा भी मत बढ़ा। नेक्स्ट थर्ड बताओ जल्दी से, पब्लिक डेट। कह रहे पब्लिक डेट में भी इंटरनल और इंटरनल, मतलब अगर आपने अपनी पब्लिक या अपने सेंट्रल बैंक से लिया तो वो इंटरनल है, और आप बाहर की पब्लिक से भी तो ले सकते हो। तो अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे हो तो वो कैसा पब्लिक डेट है, एक्सटर्नल। तो ये क्या है, गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इट्स ओन पीपल इन द कंट्री, ये इंटरनल डेट हो गया। और अगर गवर्नमेंट बोरो कर रहा है आउटसाइड सोर्सेज से तो वो क्या हो गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, लेकिन बेटा आपके सिलेबस में ये वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया था बट मैं काट नहीं पाया। स्मॉल सेविंग्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में मार्केट लोन के नाम से भी नहीं लिखा, ये भी मार्केट लोन वर्ड भी नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में गवर्नमेंट डेट है, क्या है, गवर्नमेंट डेट, पब्लिक डेट। अब यहाँ पे भाई दो चीज है भाई, मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया है मार्केट लोन्स क्या होते हैं, मैं रीड करवा देता हूँ। बेटा बताया था बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, जब सरकार पब्लिक से पैसा लेती है तो वो क्या इशू करती है, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी। बॉन्ड होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल होते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए क्या इशू करते हो, और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। अब इफेक्ट, ये आपके सिलेबस में इफेक्ट्स ऑफ बोरोइंग या रीपेमेंट। अब देखो भैया एक बात बताओ, अगर आप बोरोइंग करोगे ज्यादा फ्रॉम पब्लिक, आपने ज्यादा बोरिंग करी और सेल और ट्रेजरी बिल सिक्योरिटी वगैरह बेच दिए, तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी, कम। आपको याद है ना बेटा, मैंने बताया था अगर आप पब्लिक बोरोइंग ज्यादा करोगे तो लोगों के पास पैसा क्या बचेगा, कम, तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बोरोइंग नहीं कर रहे और बोरोइंग की जगह जो बोरोइंग करी थी उसकी क्या कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ डेट कर रहे हो, तो उससे मनी सप्लाई क्या होगा, ज्यादा, और लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। तो इसमें याद रखना, ये वाला साइड जो है ये एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए, एक्सपेंशन में गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग क्या करती है, ज्यादा, ताकि डिमांड कम हो जाए। और वो वाला पार्ट किसके लिए है, रिसेशन। रिसेशन में वो बोरोइंग नहीं करती, वो पुरानी बोरोइंग को, लोन को रीपे कर देती है, ताकि लोगों की डिमांड क्या हो जाए, ज्यादा। तो दोनों साइड आपको बता रखी है वहां पे ऑलरेडी, बस यहाँ पे आपको लिखवाया हुआ है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मार्केट लोन के नाम से नहीं है, बट मैंने बता दिया था बॉन्ड और ट्रेजरी बिल से इशू होता है। आपके सिलेबस में मार्केट लोन वर्ड यूज नहीं करा गया। बेटा एक्सटर्नल जो होती है ना, वो गवर्नमेंट बिल्कुल लास्ट में करती है, क्योंकि उससे ना यार फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ जाती है। तो ना कोई भी आप जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर तुझे पैसे लेने हैं तो तू क्या पैसे किसी बाहर वाले से लेगा या पहले अपने घर वालों से लेगा, पहले घर वालों से लेगा ना, क्योंकि तुझे पता बाहर वालों से लेगा तो बेटा फिर तुझे ना दिक्कत देते रहेंगे वो बार बार, यही होता है। तो कभी भी कंट्री को बोरोइंग करनी है तो पहले प्रेफर होता है पब्लिक या आरबीआई से करो, जब लास्ट ऑप्शन बच जाए ना तब जाके आप एक्सटर्नल जाना। भाई तूने मुझसे 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए ले लिए ना, तू दब के ही रहेगा। तू जब आएगा ना तू आंख छुड़ाएगा मेरे से कि सर पैसे ना मांग ले। मैं तुझे कोई काम बोलूंगा ना कि सिद्धार्थ बेटा ये कर दे, तेरा मन ना हो, तू मना करना चाहे पर तू कर नहीं पाएगा, पता है क्यों, तुझे यार मना करा ना
तो सर बोल देंगे यार 200 रुपए दिए थे वो लौटा दे। तो चाहे तो थोड़ी कर चाहे ज्यादा कर, डजेंट मैटर। एक्सटर्नल बोरोइंग से फॉरेन डिपेंडेंस आती है, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हो, डेट में फंसा हुआ है चाइना की। चाइना कोई भी पॉलिसी बना दे, मना ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत मेजर डेट ले रखा है भाई। तो यहां पे ये बात याद रखना, ये वाला जो है ये है इन एक्सपेंशन। ये आप क्या करोगे बेटा, इन एक्सपेंशन के फेस में आप पब्लिक डेट क्या लोगे, ज्यादा लोगे, बोरोइंग करोगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि जब आप ज्यादा बोरोइंग करोगे तो ज्यादा बोरोइंग करने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और ये वाला केस क्या है, रिसेशन। बेटा रिसेशन में बोरोइंग कम करोगे और उल्टा ना रीपेमेंट कर दोगे। गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे देगी जो उधार पे लिया था वापस विद इंटरेस्ट, ताकि लोग डिमांड क्या कर पाए। बस लास्ट टूल क्या था, आ जाओ भाई फटाफट। गवर्नमेंट बजट ऑलरेडी बताया। बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर मेड इन अ ईयर। लेकिन याद रखना ये स्टेटमेंट कैसी होती है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। अब तो हमने चैप्टर पढ़ लिया पूरा इसका। A net effect of a budget on AD depends on the government budget balances। कह रहे नेट इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि भैया बजट का बैलेंस कैसा है। अब देखो तीन टाइप, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। बेटा बैलेंस में रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, लीकेजेस इज इक्वल टू, तो बेटा नेट में कोई भी डिमांड पे इफेक्ट। सरप्लस में रेवेन्यू ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, मतलब टैक्सेस ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम आया है, यानी लीकेजेस ज्यादा इंजेक्शन कम। अब अगर लीकेज ज्यादा हो गया तो आपने लोगों से पैसा ज्यादा ले लिया, यानी डिमांड क्या हो जाएगी। और ये थर्ड केस ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया था, जो ऊपर चार्ट बनाया था लास्ट वाला, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? बस, तो ये टूल तो हो गए जी खत्म। सर क्या टॉपिक खत्म, नहीं नहीं बेटा अभी बचा है। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले एक दो टॉपिक बचे छोटे छोटे, ध्यान से सुनना। पहले एक बार रिपीट करो। सबसे पहले मैंने फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग बताया। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कौन करता है, गवर्नमेंट, जिसमें वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिसीट पे चेंजेस करती है टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिस्कल पॉलिसी के चार ऑब्जेक्टिव, तीन तो फिस्कल फंक्शन और एक टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। फिस्कल पॉलिसी के चार टूल्स, कितने टूल्स, चार। सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट बजट। पब्लिक एक्सपेंडिचर में याद रखेंगे बेटा, रिसेशन के टाइम पे खर्चा ज्यादा, एक्सपेंशन के टाइम पे खर्चा कम। सेकंड टैक्सेस, रिसेशन में टैक्सेस कम, कम कम टैक्सेस कम। कोई ज्यादा बोला अभी, कोई बोला, लड़की बोली कोई, भैया तुम बोले ना, आई है बात मुझे। रिसेशन के टाइम पे टैक्सेस क्या करोगे बेटा, कम, ताकि लोगों के पास पैसा बचे, और एक्सपेंशन के टाइम पे टैक्सेस ज्यादा। थर्ड आता है क्या, पब्लिक डेट। भैया पब्लिक डेट बड़ा सिंपल है, जब रिसेशन चलेगा तो उस केस में बेटा आप क्या करोगे, आप बोरोइंग नहीं लोगे, उल्टा सोर्सेस करोगे, लोन की रीपेमेंट कर दो विद इंटरेस्ट, ताकि लोगों के पैसा की डिमांड आता है। और अगर एक्सपेंशन आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या लोगे, बोरोइंग लोगे, हायर इंटरेस्ट रेट से उन्हें अट्रैक्ट करोगे और बोरोइंग लेके, ताकि आप डिमांड कम हो जाए। और लास्ट है बजट, गवर्नमेंट बजट। बेटा तीन टाइप का था, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस। बैलेंस से कोई इफेक्ट नहीं आता। सरप्लस बजट मतलब आप जिसमें खर्चा कम कर रहे हो, रिसीट ज्यादा। और दूसरा क्या था, डेफिसिट, मतलब जिसमें खर्चा ज्यादा और रिसीट कम। तो अगर आप सरप्लस बजट बनाओगे, मतलब रिसीट ले रहे हो, तो उस केस में लोगों की डिमांड क्या होगी, कम। और अगर आप डेफिसिट बजट बना रहे हो, डेफिसिट मतलब अपना नुकसान, खर्चा कर रहे हो दबा के, तो लोगों के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आपको सारे केसेस याद रखें अच्छे से, कैसे भी है टैकल कर दो। अब आओ अगली हेडिंग, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अभी बताया था, स्टेबलाइजेशन में भी बताया था। बेटा टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, याद है फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप की थी, दो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और अगर मैं इनको और नाम से बताऊं तो बेटा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब डेफिसिट बजट, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब सरप्लस। उल्टा है उल्टा, एक्सपेंशनरी मतलब जहां पे सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, यानी डेफिसिट में आ रहा होगा बजट। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब जहां पे सरकार खर्चा कम कर रही है, मतलब बजट कितना होगा, सरकार। तो अब क्या होती है देखो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी,
बेटा डिजाइंड टू स्टिपुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। मैं बता ना, कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे एक्सपेंशनरी बजट बनता है और एक्सपेंशन के केस में कॉन्ट्रैक्शनरी। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में बनता है बेटा। एक्सपेंशनरी से क्या होता है? इंक्रीज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, रिड्यूस करते हो आप इसमें टैक्सेस। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब आप खर्चा करोगे ज्यादा और रिसीव क्या लोगे कम। देयर बाय इससे फ्यूचर में एडी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट लीड्स टू लार्जर गवर्नमेंट डेफिसिट। बेटा कैसा बजट बनता था इससे? डेफिसिट बजट बनता था ना। एक्सपेंशनरी मतलब डेफिसिट बजट होता था। तो जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाओगे तो उससे क्या होगा? बजट में डेफिसिट आएगा और या फिर स्मॉलर बजट सरप्लस। डेफिसिट ज्यादा आएगा, सरप्लस कम आएगा। तो मैं इसको कंक्लूड कराने के लिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बहुत ध्यान से याद रखना, बच्चे ना ब्लंडर कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। ध्यान से सुनना बेटा। एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बेटा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है इस पॉलिसी में सरकार एक्सपेंडिचर करती है ज्यादा और रिसीड करती है कम। ठीक है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होंगे? ज्यादा होंगे और टैक्सेस से रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा। और जब ऐसा होता है कि खर्चा ज्यादा और टैक्सेस कम, बेटा इस सिचुएशन को डेफिशिट बजट बोलते थे। याद करो आप, खर्चा ज्यादा रिसीट कम, इसे क्या बोलते हैं? डेफिशिट बजट। अच्छा, एक और फिस्कल पॉलिसी होती है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या है बेटा? बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में ये वो पॉलिसी है जिसमें सरकार ना खर्चा रोक के करती है। खर्चा रोक के ऐसे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार जान के एक्सपेंडिचर करती है कम और रिसीट करती है ज्यादा। यानी कि क्या होगा बेटा? यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा और टैक्सेस से पैसा क्या आएगा? ज्यादा। यानी ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट। दूसरी बात बेटा, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है टू करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन फेज। बेटा ये वाली पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? ताकि आप कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन को क्या कर पाओ? करेक्ट। क्योंकि देखो ना, जब सरकार खर्चा ज्यादा करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम क्या मिलेगा और उसकी वजह से लोग एडी क्या करेंगे? ऊपर से जो पैसा कमाओगे उनका आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे। वो कम हो गया सर। ऊपर से आप जो पैसा कमाओगे टैक्सेस भी कम दोगे तो सब कुछ मिला के आपका एडी क्या होगा? बूस्ट। और अपने आप कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन ठीक हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ये बनती है बेटा टू करेक्ट कौन सा फेज? एक्सपेंशन फेज को करेक्ट करने के लिए बनती है। सर एक्सपेंशन फेज को कैसे? बेटा देखो ना, अगर आप खर्चा कम करोगे तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम। इनकम क्या जनरेट करोगे? एडी क्या होगा? कम। एवरीथिंग विल फॉल। और अपने आप एक्सपेंशन फेज जो है वो ठीक हो जाए। तो समझ आई दोनों पॉलिसी? यासिका जी क्लियर है? 100%। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिजॉइन करोगे, मैं सारी नोट्स के फोटो भेज दूंगा, कोई टेंशन। एक वो मेन नोट भेजना है और एक सेकंड वाला नोट। बस भाई खत्म होने वाली है। एक पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? रिया जी, अनुष्का जी क्लियर है यहाँ तक? 100%। बस बेटा ये आपका पहला टॉपिक अलग था, ये रहा एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक बार कॉन्ट्रैक्शनरी भी पढ़ा रहा हूँ बेटा। कॉन्ट्रैक्शनरी जो है बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी जो है सेम लिखना है बिल्कुल। एक्सपेंशनरी वाला जो बनता है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में बनता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है वो किस में बनेगी? इन्फ्लेशनरी फेज में।
जब एक्सपेंशन आएगा बेटा। इससे इसमें क्या करती है सरकार, कॉन्ट्रैक्शनली मतलब खर्चा कम करेगी और टैक्सेस, जिससे फ्यूचर में ईडी क्या होगा, कम। ऑब्वियसली भाई इन्फ्लेशन है तो उसे ठीक करने के लिए ईडी कम करवाना पड़ेगा। इससे सरप्लस बजट ज्यादा बनता है और डेफिसिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बस इसका कोई काम नहीं। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? 100% क्लियर है। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। टाइप्स। फिस्कल पॉलिसी बढ़ा दी, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फिस्कल पॉलिसी के 4 टूल्स बता दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट बजट। फिर फिस्कल पॉलिसी के 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सपेंशनरी और एक एक्सपेंशनरी को बोलते हैं डेफिसिट, कॉन्ट्रैक्शनरी को बोलते हैं सरप्लस। एक्सपेंशनरी बनती है कॉन्ट्रैक्शन फेज में और कॉन्ट्रैक्शनरी बनती है एक्सपेंशन फेज। अब आता है, ये नकली टॉपिक है वैसे, एक और ये दोनों दोनों नकली है, पर जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद 3 टॉपिक बचे, 1 2 3। थर्ड वाला टॉपिक से 100% पेपर में क्वेश्चन है, इन दोनों से शायद कम चांसेस है, पर देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ध्यान से सुनना, ये एक 2 लाइन में बता देता हूं, मैं 2 लाइन में खत्म कर देता हूं, सुनो। आप देखो, अभी आप जब फिस्कल पॉलिसी कर रहे थे तो उसमें आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में छेड़छाड़ कर रहे थे, या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, और दूसरा स्ट्रेटजी हम टैक्सेस को बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। ध्रुवांश ये दोनों हो रहा था फिस्कल पॉलिसी में, यही हो रहा था ना बेटा। फिस्कल पॉलिसी जो है ना वो ना सिर्फ डिमांड साइड को अफेक्ट करती है। किसको? आप पूरे अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े, आप सब में ध्यान से देखना, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कम करो या टैक्सेस ज्यादा कम करो, उससे कंज्यूमर की डिमांड पे इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन आपने सप्लाई पे तो ध्यान ही नहीं दिया बेटा। आपने सप्लाई पे तो, अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी ध्रुवांश बेटा, अगर आपको लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग रन में, तो आपने ना कोई भी पॉलिसी में चेंज करके मान लो डिमांड बढ़ा दी, लेकिन प्रपोर्शनेटली आप सप्लाई ही नहीं बढ़ा पाए। सरकार ने खर्चे वर्चे कर दिए सारे, सरकार ने मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर दिया, ज्यादा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कराए तो इससे लोग, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, सब, एडी क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन एक बात बताओ, इसमें सरकार टैक्सेस क्या लेती है, कम। तो बेटा सरकार के पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर में पैसा ही नहीं बचेगा, और इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में नहीं होगी तो फ्यूचर में एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा ना, तो टेक्निकली लॉन्ग रन में तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपको लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ना, तो आपको डिमांड साइड पे भी ध्यान देना है, साथ के साथ सप्लाई साइड पे भी ध्यान देना। अगर आपने डिमांड साइड के लिए स्टेप्स ले लिए बट सप्लाई साइड पे आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, तो वो तो लॉन्ग रन में अनयूजफुल होगा। उसका क्या करोगे आप, बात समझ आती है? तो यहां पे पहला पॉइंट, डिमांड साइड पॉलिसीज unaccompanied by policies to stimulate aggregate supply cannot produce long run economic। अगर लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो डिमांड साइड पॉलिसी को अकंपनीड करवाना पड़ेगा सप्लाई साइड पॉलिसीज के साथ। अगर डिमांड साइड पॉलिसी अनअकंपनीड है तो एग्रीगेट सप्लाई की पॉलिसीज के साथ, तो कोई फायदा नहीं, लॉन्ग रन में ग्रोथ ही नहीं हुआ। आपने डिमांड बढ़ा दी दबा के, लेकिन उनको मैच करने के लिए सप्लाई नहीं हो पा रही इकोनॉमी में। तो लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है कि डिमांड साइड की पॉलिसी और मेंटेन हो सप्लाई साइड की पॉलिसी, दोनों बैलेंस में मेंटेन। अदरवाइज डिमांड बढ़ जाएगी और आप सप्लाई बढ़ा नहीं पाओगे, फायदा नहीं है। बस यही बोल रहा है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे कि इसमें सरकार को सप्लाई बढ़ानी है, तो फिस्कल पॉलिसी सच एज इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जनरली पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट। तो बेटा सरकार को ना किन में ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। किन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करती है ना, तो उससे थोड़ा सा सप्लाई साइड भी क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कोई नई फैक्ट्री बना दी, कोई नया कुछ भी बनाया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो डिमांड साइड तो होगा, इंप्लॉयमेंट तो जनरेट होगा। और सरकार ने बोला कि हम ना कोई नई फैक्ट्री बनाएंगे स्टील की, तो स्टील की फैक्ट्री बनी, उससे लोगों को इंप्लॉयमेंट, डिमांड साइड इफेक्ट हो गया
और स्टील का प्रोडक्शन भी तो होगा, तो सप्लाई साइड भी तो इफेक्ट होगा ना। तो ऐसे केस में बोल रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप क्या बना सकते हो, अ वेल डिजाइन टैक्स पॉलिसीज। क्या बना सकते हो, वेल डिजाइन, जो इनोवेशन को रिवॉर्ड दे, एंटरप्रेन्योरशिप को रिवॉर्ड दे, विदाउट डिस्करेजिंग incentives, will promote private businesses who wish to invest and help economic। तो हाँ जी बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो होंगे ना। हाँ, तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है उसकी जगह आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान दो। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोगे, सिर्फ सब्सिडीज दे रहे हो या तो डिमांड साइड तो इफेक्ट कर लोगे, लेकिन सप्लाई में असर नहीं पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए ज्यादा ना कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर करिए, आप बोल सकते हो। हाँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो चाहे कैपिटल बोलो, दोनों डेवलपमेंट वाले पर्पस के होते हैं। और इसके साथ साथ आप टैक्सेस को कैसे कर सकते हो, ताकि आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को रिवॉर्ड दो, और जो प्राइवेट प्लेयर है वो इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज हो। ऐसी चीजें बनाओ, तभी लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर आप डिमांड साइड को हिट करते रहोगे तो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर पाओगे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। बस ये तो मैंने समरी में बनाया हुआ है। चलो भाई, एक ये, दो ये। पहले ना इस पे आ जाओ, पहले इस पे आ जाओ बेटा। बेटा दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? वैसे तो बेटा सारी लिमिटेशन ही इंपॉर्टेंट है, फिस्कल पॉलिसी की सारी इंप्लीकेशन लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला दिख रहा है, क्राउडिंग आउट। देखो तीन है ध्यान से सुनना। जब इंटर में आता था ना ये, हर बार एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता था क्राउडिंग आउट से, हर बार 100%। लेकिन अब यहाँ पे एमसीक्यू आएगा तो सारे इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी में ना 3 ड्रॉबैक्स है। जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो 3 ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? लैग्स। लैग्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? अदर लिमिटेशन। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्राउडिंग। बहुत ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आते हैं लैग्स। अब बेटा जो लैग्स है ना, ये 4 टाइप के लैग्स हैं। एक होते हैं कौन से? रिकॉग्निशन लैग्स, एक होते हैं डिसीजन लैग, एक होते हैं इंप्लीमेंटेशन लैग, और एक होते हैं इम्पैक्ट। अब देखना बेटा, फिस्कल पॉलिसी में आप सरकार के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस में छेड़छाड़ करोगे भाई, हलवा थोड़ी है। पहला रिकॉग्निशन लैग। बेटा आपको कब पता कि पॉलिसी को चेंज करने का टाइम अब आ गया? भाई हमने पता था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, याद है आपको? अकर पीरियोडिकली, बट रेगुलरिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या करती है? वेरी करती है। अबे मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि अब एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन आ गया है और अब हमें पॉलिसी को क्या करना है? चेंज। तो आप ना मार्केट को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा लेट हो सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन लैग। क्या बोलते हैं? तो आप ना पॉलिसी को चेंज करने में, रिकॉग्नाइज करने में लेट हो जाओगे, आपको पता ही लगेगा कि अब पॉलिसी चेंज करने का टाइम आ गया है। उसे रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, मतलब रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा ना थोड़ा। एक्सपेंशन चल रहा था, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो आपको 1 सेकंड में थोड़ी पता लग जाएगा आप कॉन्ट्रैक्शन आ गया पॉलिसी चेंज करो। भाई 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं। दूसरा, बेटा एक बात बताओ, फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर टैक्सेस में चेंज करते हो? चलो सरकार ने बोला चलो एक्सपेंडिचर में चेंज करते हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर करोगे? सरकार ने टैक्सेस बढ़ाते हैं, कौन सा टैक्स बढ़ाओगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? मतलब कि आपको डिसीजन मेकिंग करने में भी क्या हो सकता है? लैग। फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड करना पड़ेगा ना, खर्चों में चेंज करें, टैक्सेस में चेंज करें, कौन से टैक्सेस में चेंज करें, कौन से खर्चों में चेंज करें। तो बेटा सेकंड लैग कौन सा आएगा? डिसीजन लैग। कौन सा लैग? तो पहला रिकॉग्निशन लैग, पॉलिसी में चेंज कब आएगा पता नहीं, चलो चेंज देख लिया। अब डिसीजन कौन से एक्सपेंडिचर को चेंज करे, टैक्सेस को, टैक्सेस में कौन से टैक्स को चेंज करे, वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब थर्ड क्या आता है बेटा? इंप्लीमेंट। पॉलिसी आपने बना ली, लेकिन पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा ना, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी टाइम लगता है, इंप्लीमेंटेशन लैग। और क्या मैंने आज टैक्सेस को बढ़ा दिया तो क्या कल के कल उसका इंपैक्ट मुझे दिख जाएगा? इंपैक्ट आने में भी तो टाइम लगेगा ना। अगर आज मैंने पॉलिसी बनाई है एक्सपेंशन को ठीक करने के लिए, तो हो सकता है 2 या 3 महीने बाद इंपैक्ट आना स्टार्ट करे, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट लैग। तो फिस्कल पॉलिसी में पहला सबसे बड़ा लिमिटेशन है लैग्स। क्या है उसमें? और लैग कितने हैं? 4। रिकॉग्निशन लैग होता है कि भैया पॉलिसी कब चेंज करनी है हमें नहीं पता। फिर डिसीजन लैग लेना है कि भैया टैक्सेस में करे या एक्सपेंडिचर्स में चेंज करे, वो डिसीजन लेना है।
डिसीजन ले लिया तो इम्प्लीकेशन सॉरी इम्प्लीमेंटेशन लैग, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगता है, और इम्प्लीमेंट कर दिया, रिकॉग्निशन कर लिया, डिसीजन ले लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, पर इम्पैक्ट क्या अगले दिन दिख जाएगा? इम्पैक्ट आने में भी क्या लगता है? टाइम। दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट लैग। समझ आया बेटा? 4 लैग्स हैं, याद रखना। सेकंड, फिर आती है अदर लिमिटेशन। क्या आती है बेटा? अदर लिमिटेशन। पहला पहला अदर लिमिटेशन में कौन है बेटा? बैड टाइमिंग। क्या बोला? और सुनो, जैसे एक्सपेंशन फेज चल रहा था, आपने बहुत मेहनत से रिकॉग्नाइज करा, डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट सब कर लिया, और जब आप इंप्लीमेंट करने ही वाले थे तब तक इकोनॉमी अपने आप ही एक्सपेंशन से रिकवरी के बाद डिप्रेशन में आ गई या नीचे आ गई। यार हमने पढ़ा था ना कि देखो बिजनेसेस तो ऊपर नीचे आएंगे ही आएंगे, अपने आप ही आएंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसे जल्दी या स्लो बना सकती है, ऐसा करता है। तो मान लो एक्सपेंशन चल रहा था, हमने देखा है एक्सपेंशन तो बहुत टाइम से चल रहा है, हम पॉलिसी बनाने बैठे, डिसीजन लिया, इंप्लीमेंट कर ही रहे थे, तब तक अपने आप ही इकोनॉमी नीचे आने लग गई। मतलब हमारी पॉलिसी बनाने की टाइमिंग क्या हो गई? बैड। इतनी मेहनत से पॉलिसी बनाई, देखा तो अपने आप ही इकोनॉमी एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चली गई, पॉलिसी बनाना व्यर्थ रहा। तो पहला है बैड टाइमिंग। दूसरा, भैया आप सरकार के खर्चे और टैक्सेशन पॉलिसी को चेंज कर रहे हो। क्या हलवा है बेटा? अगर मैं आज बोलूं कि जो सब्सिडीज है, ठीक है, जो जो बूढ़े महिला या बूढ़े लोग हैं उनको सब्सिडी 1500 रुपए महीना आज से बंद, सुन लेंगे वो लोग? दंगे हो जाएंगे, मारेंगे बुड्ढे, छड़ी छड़ी से पकड़ पकड़ के मारेंगे, देखेंगे नहीं उम्र उम्र का कोई इलाज, उछल उछल के रैपटे मारेंगे। द पॉइंट इज, भैया ये हलवा हलवा नहीं है कि आप सरकार के खर्चों को एकदम से चेंज कर दो। चलो चलो कर लिया, मान लो एक एक चीज, मेट्रो का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो क्या बीच में प्रोजेक्ट रोक दोगे क्या कि हमें डिमांड बढ़ानी, खर्चे बढ़ाने, कम करने? कैसे कर लो यार? टैक्स की पॉलिसीज को चेंज करना मजाक है क्या भाई? फिस्कल बजट का टाइम आता है, बजट में टैक्सेस चेंज होते हैं, ठीक है। तो दूसरा अदर लिमिटेशन क्या सकता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेस पॉलिसीज को चेंज करना क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। थर्ड, partially difficult to reduce government spending on various items such as defense, huge capital projects midway। जैसे मेट्रो वाला एग्जांपल दिया था। एक बात बताओ, चलो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर चेंज करने हैं, बेटा कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कौन सा एग्जांपल क्या दिया? डिफेंस। अब भाई डिफेंस में थोड़ी एक्सपेंडिचर हटा दोगे, या एजुकेशन या हेल्थ, ये तो क्रूशल मैटर्स है ना, इनमें आप खर्चा वर्चा चेंज नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन ये। तो पहला बैड टाइमिंग हो सकता है। दूसरा, आप गवर्नमेंट के खर्चे और टैक्सेस पॉलिसी को चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है। कुछ जगह ऐसी हो सकती है, मिडवे प्रोजेक्ट्स हो गए या डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, जहां पे आप खर्चा चेंज करने का सोच ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 4, डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग व्हेन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये काइंड ऑफ रिकॉग्निशन लैग की तरह है। कब इन्फ्लेशन आएगा, कब डिफ्लेशन आने वाला है, इसको फोरकास्ट करना क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये चीज हो गई बेटा। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। हो लगता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए आपके ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी के बीच में। सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, मतलब सरकार ने इस बार अपना मैनिफेस्टो रखा कि हम देश में रोजगार बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। लेकिन जब बढ़ाने गए तो देखा ऑलरेडी एक्सपेंशन फेज में चल रहा है। तो अगर ऐसे एक्सपेंशन फेज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया तो क्या होने लग जाएगी? इन्फ्लेशन। तो उन्हें ना चाहते हुए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट और रिसेशन में लाना पड़ेगा इकोनॉमी को। तो कई बार क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स और फिस्कल पॉलिसी में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। आपका ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, लेकिन आपने जो है फिस्कल पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे वो कम हो रही। देखना पड़ेगा ना इन्फ्लेशन के। कोई इंपॉर्टेंट बात मेरे को बता देना। तो क्यों बात कर रहा है? पहले तू 1 घंटा लेट आता है, फिर तू बात कर रहा है, मत कर यार ऐसे। और सर्टेन फिस्कल मेजर विल कॉज, ये बकवास है, इसको छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ ये वाले पॉइंट समझ आए? एक बार रिपीट करेंगे। फिस्कल पॉलिसी के कितने लिमिटेशन है? 3। कितने लिमिटेशन है? सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? लैग्स। कि भाई फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करने में लैग्स आते हैं। 4 लैग थे। रिकॉग्निशन लैग, चेंज इन पॉलिसी कब होगी, डिसीजन लैग, इंप्लीमेंटेशन लैग, और इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, ये लैग्स है। फिर नेक्स्ट सेकंड था अदर लिमिटेशन। तो भैया बैड टाइमिंग हो सकती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेस को चेंज करना डिफिकल्ट हो सकता है,
कुछ ऐसे सेक्टर हो सकते हैं या मिडवे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जहां पे आप चेंज कर ही नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट बेटा, कब एक्सपेंशन आएगा कब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इसको फोरकास्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। और फिफ्थ, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव और फिस्कल पॉलिसी के बीच में, ये अदर लिमिटेशन। अब लास्ट बच गया क्या, क्राउडिंग आउट। ये तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताओ, और इसकी इंपॉर्टेंस एमसीक्यू में मुझे नहीं पता कितना आएगी, बट 4 मार्कर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बोल क्या रहा है समझाता हूँ, नोट लिखा अभी आप पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सुनो बेटा, सरकार ने ना, मान लो प्रसन्ना जी, अभी इकोनॉमी में ना चल रहा है रिसेशन। क्या चल रहा है, तो इकोनॉमी है ड्यूरिंग रिसेशन में। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, प्रॉब्लम भी बता रहा हूं, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन से फिर कैसे प्रॉब्लम होगी वो बताऊंगा। अभी इकोनॉमी किसमें है रिया, रिसेशन। बेटा रिसेशन को ओवरकम करने के लिए आपने पढ़ा है सरकार बनाती है कौन सी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। कैसी फिस्कल पॉलिसी बेटा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। आज जैसे ही सरकार को पता लगा अच्छा हमारे देश में रिसेशन चल रहा है, तो सरकार ने डिसाइड कर लिया मैं कैसी पॉलिसी बनाऊंगी जिसमें जिसमें बेटा वो एक्सपेंडिचर क्या करेगी, सरकार ने डिसाइड करा कि हम एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, बहुत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बेटा तभी तो रिसेशन को ओवरकम कर पाएंगे, ये बात समझ आती है। अब ध्यान रखना, रिसेशन चल रहा है, सरकार ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई जिसमें सरकार खर्चा क्या करेगी, ज्यादा। अब खर्चा करने के लिए सरकार हो सकता है पहले कौन से पैसे को यूज करे, टैक्सेस। तो जो टैक्स से रेवेन्यू आया था, सरकार ने टैक्स रेवेन्यू को, फंड्स को यूज कर दिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। और सरकार ने सोचा था मैं तो जी 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर करूंगी इस साल रिसेशन को ठीक करने के लिए, और टैक्सेस में जो फंड पड़ा है वो पड़ा है 300 करोड़। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस 700 करोड़ के लिए सरकार क्या करेगी, बोरोइंग्स करेगी, क्या लेगी, लोन्स। तो सरकार जो है ना, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जाती है बैंक के पास। कहां जाती है बेटा, बहुत अच्छे से आपको स्टोरी समझ आएगी, अपने आप क्राउडिंग आउट समझ आ जाएगा। बैंक के पास, और बोलेगी कि भैया देखो रिसेशन चल रहा है, हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाई थी और एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ प्लान करा था, जिसमें से 300 करोड़ तो हमने टैक्सेस से फंड कर दिया। अब सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक जो भी है, भैया तू हमें लोन दे दे कितने का, 700 करोड़ का, ताकि हम इस 100,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर वाले गोल को क्या कर पाए, अचीव। समझ आया। अब इससे प्रॉब्लम सुनो बेटा, जब गवर्नमेंट बैंक से लोन लेगी 700 करोड़ का, अरे एक बात बता, इस सिनारियो में बेटा जो लोन है मार्केट में, लोन्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, एज कंपेयर टू लोन्स की सप्लाई। आर्यन हाँ है ना बेटा, सरकार इतना हेवी अमाउंट एक साथ लोन मांगेगी तो इकोनॉमी में लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, और लोन की सप्लाई क्या हो गई, कम। अब इसके चलते एक बात बताइए, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो बेटा जो लोन के इंटरेस्ट रेट्स है, वो इंटरेस्ट रेट्स क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल सही चल रहा है बेटा, स्टोरी सही चल रहा है एकदम, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक एक लॉजिक के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसेशन फेज चल रहा था, सरकार को ठीक करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, बना दी, तो डिसाइड करा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे 1000 करोड़, 300 करोड़ तो टैक्सेस वाले फंड से कर दिया, रिमेनिंग 700 करोड़ के लिए क्या लेगी बैंक से, लोन। जैसे गवर्नमेंट इतना ह्यूज लोन लेने जाएगी तो मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, लोन की सप्लाई कम हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट बैंक्स लोन के इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे, हाई। अब प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, इस मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स भी तो है जो जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। क्या इकोनॉमी में सारा काम गवर्नमेंट ही करती है, नहीं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपने बिजनेसेस को क्या करते हैं, रन, और वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड। बेटा एक बात बताओ, क्या इन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं चढ़ती। आपको क्या लग रहा है, अंबानी जी इतने अमीर हैं तो क्या उनके पास $100 बिलियन बैंक में रखे हुए हैं, बेटा वो पेपर वेल्थ है, वो तो पेपर वेल्थ है ना। अब जैसे मैंने स्टॉक्स में पैसे लगाए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो वो तो मेरी पेपर वेल्थ है ना, वो मेरे बैंक में नहीं पड़ा। मुझे कहोगे 10 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो में दे दो, मैं कैसे दे दूं भाई, जब उसे बेचूंगा, अगर वो बिका, हो सकता है बिके ना,
सर बिके ना मतलब बेटा ऐसे भी तो कई बार शेयर बिकते नहीं है, बिकेंगे तब ना जब कोई खरीदने वाला है। मान लो कोई खरीदी ना उस शेयर को, तो मैं क्या करूंगा, समझ रहे हो? तो पेपर वेल्थ अलग होता है, चीजें अलग होती है। अब प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, उसने बोला भाई हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अडानी जी के लोन लेने, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया गवर्नमेंट ने तो ऐसा भट्टा बैठा दिया कि लोन के इंटरेस्ट रेट क्या हो गए, बहुत ज्यादा हाई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही वो देखेगा कि लोन इंटरेस्ट रेट इतने हाई है, तो क्या प्राइवेट प्रोड्यूसर्स लोन लेने के लिए एनकरेज होगा, डिस्करेज? तो जो प्राइवेट प्रोड्यूसर इकोनॉमी में प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा डालने वाला था, अब वो डालेगा। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि गवर्नमेंट ने तो रिसेशन को ठीक करने के लिए एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के चक्कर में सरकार ने तो 700 करोड़ डाल दिया अपना लोन लेके, 300 करोड़ 1000 को डल गया। लेकिन जो अडानी और अंबानी जैसे प्राइवेट प्रोड्यूसर है, वो भी तो पैसा इकोनॉमी में डालने वाले थे, उससे भी तो रिसेशन ठीक होता। लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करने से क्या हो गए, डिस्करेज। यानी हम तो गए थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने कि देखो प्राइवेट प्लेयर तो डालेंगे पैसा, हम भी थोड़ा डाल देंगे, अपने आप रिसेशन हो जाएगा। लेकिन जब हमने पैसा डाला तो हमने ऐसे तरीके से डाला कि उससे प्राइवेट प्लेयर भी पैसा डाल नहीं पाया इकोनॉमी में, और रिसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह क्या हो गई, और बढ़ गई। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। समझ रहे हो? क्योंकि इसका नाम इसलिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट पड़ा है क्योंकि आपने अपने लोन लेने के चक्कर में इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया कि आपने प्राइवेट प्लेयर को क्राउड आउट कर दिया। क्या कर दिया? लोन लेने से क्राउड आउट कर दिया, साइड कर दिया कि तू लोन ही नहीं ले पाएगा, इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा है। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट? सॉरी। हाँ हाँ, मतलब प्राइवेट प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग लोन लेके, जैसे मैं अपना लोन लेके घर बनाने वाला था, तो मैं जब घर बनाता उससे भी तो रिसेशन में बूस्ट आता, लेकिन अब मैं लोन नहीं लूंगा। तो जो प्राइवेट वाला सेक्टर है वो लोन लेगा नहीं, और वो रिसेशन को ठीक होने की जगह रिसेशन का हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। बेटा क्राउडिंग आउट समझ आया आपको? इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब एक बार रीड करवा दूं, चैप्टर खत्म। अब देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग रिसेशन, जल्दी देखना। ड्यूरिंग रिसेशन बेटा गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाती है ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो, बढ़ सके। अब खर्चा करने के लिए वो क्या यूज करती है, टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो गवर्नमेंट हैज टू फ्रॉम दी, उसकी वजह से लोन की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, एज अ रिजल्ट मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली वंस विच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव, वो लोग जो कैसे हैं, इंटरेस्ट जो ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते बेटा, वो क्या हो जाएंगे। तो सरकार ने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा दी और बोला गवर्नमेंट हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, थोड़ा प्राइवेट बढ़ाएगा, रिसेशन ठीक हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने से, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, अब वो क्या हो गई, रिड्यूस या कैंसिल। कह रहे हम नहीं ले रहे भाई लोन, इतना ज्यादा है, बाद में लेंगे। तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी। और इससे प्रॉब्लम क्या है, ये इसके आगे कंटिन्यू है, ठीक है, वहां स्पेस नहीं था। तो फिस्कल पॉलिसी जिसका काम था सिचुएशन को ठीक करना, बिकम इनइफेक्टिव। क्या हो गया बेटा, as the decline in private spending offsets the expansion in demand resulting increase in government expenditure। तो उन्होंने जो रिसेशन को ठीक करने के लिए सोचा था कि हम एक्सपेंशन कर लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स ने जैसे ही मना करा कि भैया हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो वो एक्सपेंशन जो है वो ऑफसेट हो गया, मतलब टल गया, बाद में होगा, अब नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। Thus, an increase in size of government spending during recession will crowd out private spending in the economy and lead to reduction in economy's ability to self-correct from the recession and possibly reduce economic prospectus long run economic growth। तो ये बेसिकली क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। एग्जाम्पल ये रहा इसका, पैराग्राफ आप नोट करो। ये समझ आया बेटा? तो आप देखो चैप्टर बहुत छोटा सा है। पहला फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये बताया। फिस्कल पॉलिसी के 4 ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट और 3 फिस्कल फंक्शन। फिस्कल पॉलिसी अचीव करने के 4 टूल्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट और गवर्नमेंट बजट।
टूल्स हो गए। टूल्स के बाद एक नकली सा टॉपिक आया कि भैया टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ऑलरेडी बता दिया था, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंशनरी को डेफिसिट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी को सरप्लस बोलते हैं। एक्सपेंशनरी बनती है रिसेशन के फेज में, कॉन्ट्रैक्शनरी बनती है एक्सपेंशन के फेज में। फिर एक और नकली सा टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग रन के लिए। बेटा लॉन्ग रन के लिए हमें डिमांड साइड पे नहीं खेलना, हमें डिमांड के साथ साथ किसको देखना है, सप्लाई साइड को भी देखना है, तब आप लॉन्ग रन अचीव कर पाओगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, लिमिटेशन। लिमिटेशन कितनी होती है, 3। एक होते हैं लैग्स, उसमें 4 पॉइंट थे। अदर लिमिटेशन में 4 पॉइंट थे, 4 या 5। और यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने बताया। क्लियर है, पक्की बात। तो बेटा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके साथ 3 नोट थे, एक वो लंबा वाला जो बहुत चार्ट सा बनाया था, एक ये वाला और एक नीचे वाला। इन 3 की मैं फोटो भेज रहा हूँ। कोई दिक्कत परेशानी? थैंक यू सो मच। बेटा अगली क्लास सुन लो ध्यान से, अगली क्लास हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ये वाला चैप्टर खत्म होगा, नेशनल इनकम, और ये दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही अकेले 25 से 30 नंबर वेटेज रखते हैं सिर्फ। आउट ऑफ 50 मार्क्स 30 मार्क्स ये दोनों की वेटेज है सिर्फ। हाँ, पूरे 5 चैप्टर में से इन दोनों की वेटेज है 60%, 50 से 60%। तो ध्यान रखना, बाकी चैप्टर अब थोड़े छोटे हैं, इतने बड़े नहीं। अगली क्लास मनी एंड बैंकिंग। आई होप आपको समझ आया। टाटा बाय बाय, टेक केयर।